हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू में बताना चाहूँगी दोस्तों, जब इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना रही थी तो मैंने इसमें 100 प्रश्न बताया था। लेकिन याद रखिएगा 100 प्रश्न आते हैं। ये यूपीएचएससी का पार्ट जो है कि पेपर है दोस्तों 2021 वाला जो हुआ था। और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं। तो 100 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये बात सत्य है। लेकिन 70 प्रश्न हिंदी के आते हैं, 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आते हैं, जिसमें रीजनिंग होंगी और जीएस का पार्ट होगा। तो 70 प्रश्न की यह प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैंने 20 प्रश्न को कर लिया था। आज पढ़ेंगे 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न बहुत ही ईजी है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो सैयद मुस्तफ़ा और मोहम्मद सईद, सईद अहमद और सैयद गुलाम नबी। तो ये है सैयद गुलाम नबी, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखेंगे। इनका उपनाम रसलीन है दोस्तों, इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी। और उपनाम से अपनी कविता को ये लिखते थे, कविता उपनामों से ही ये लिखा करते थे। इनके पिता का नाम सैयद मुहक्कर बाकर था। रसलीन के 2 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अंग दर्पण, जिसकी रचना 1737 ईस्वी में हुई, जिसमें कुल 180 दोहे हैं। दूसरा रस प्रबोध, जिसकी रचना 1747 ईस्वी में हुई, जिसमें कुल 1127 दोहे हैं। रसलीन की कुछ अन्य रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। पहला है नौढ़ा वर्णन, मध्या का सुरतांत और मध्या को मान, मध्याधीरा वर्णन, प्रौढ़ामान प्रौढ़ा वर्णन और विश्रब्ध नौढ़ा वर्णन, सुकीना वर्णन आदि, ये इनकी रही रचनाएं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का और देखेंगे। भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इनका हम वो जो है कि प्रश्न की व्याख्या पे आप विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न के नेचर बदलते रहते हैं, ठीक है। देखिए, आचार्य रामचंद्र तिवारी का जो कथन है, और इनका जन्म है 1924 ईस्वी, इनकी मृत्यु है 2009 ईस्वी। इनकी ने अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य, जो आचार्य जो है कि रामचंद्र तिवारी की पुस्तक बहुत मोटी है, जो मेरे पास भी है, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो उसमें जो है कि के माध्यम से कही गई है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के भी जनक कहे जाते हैं। भारतेंदु के नाटक लेखन की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से किया जाता है। तो यह विद्या सुंदर जो नाटक है 1867 ईस्वी में लिखा गया था। भारतेंदु जी को हिंदी का पहला मौलिक नाटक चिंतन भी माना जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। भारतेंदु जी को हिंदी का पहला मौलिक नाटक चिंतन भी माना जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, अनुदित रचनाएं ज़्यादा होती, इस भाषा से उस भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो मौलिक चिंतन का जो नाटक था, ये था भारतेंदु जी को ही माना जाता है कि पहला मौलिक नाटक चिंतन भी माना गया है, इन्हीं का है। परीक्षा उपयोगी अन्य कुछ तत्व देखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो देखिएगा। हिंदी का गद्य साहित्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है, और रामचंद्र तिवारी की प्रमुख कृतियों की बात हम कर रहे हैं। रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। शिवनारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य बोध शोध प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। कविवर लेखराज, गंगाभरण तथा अन्य कृतियां, कबीर मीमांसा, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखाएं, भारतीय एवं काव्यशास्त्र की रूपरेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इनकी और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा, इनकी कुछ रामचंद्र तिवारी की और रचनाएं हैं। हिंदी आलोचना, शिखर का साक्षात्कार, साहित्य का मूल्यांकन, जजमेंट इन लिटरेचर का अनुवाद, मध्ययुगीन काव्य साधना और नाथयोग एक परिचय। और कोष्टक में आप देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू नाथ योग का अनुवाद। नेक्स्ट है काव्यधारा संपादित है, आधुनिक कवि और काव्य संपादित है, ये भी रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का दायित्व, निबंध निहारिका संपादित है। और तजकरा ये सुअरा ये हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू के इतिहास का संपादित रूप है, इन्हीं का द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है? तो ये ऑप्शन में है पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। तो ये किसको कहा है? तो वीणा को कहा है, याद रखिएगा। इनकी कुछ हम जो है कि एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी वीणा का काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है। यह कवि की कल्पना भावना का शिशु संसार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो काव्य भावना का शिशु संसार को दर्शाता है। सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ वीणा नामक काव्य संग्रह से किया है। वीणा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। 1918 से 1920 तक की अधिकांश रचनाएं इस संग्रह में संग्रहित हैं। इसमें 38 गीत रचनाएं संकलित हैं। वीणा संग्रह की प्रमुख कविताओं में प्रथम रश्मि, जागरण, कौन कौन है? तो प्रथम रश्मि और जागरण, नोट डाउन कीजिएगा। जागरण कविता तत्कालिक राजनीतिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरण आवश्यक के बारे में बताया गया है। उस समय देश संघर्ष कर रहा था, तो स्वतंत्रता कैसे मिले? राजनीतिक दल तो काम कर रहे थे, लेकिन कवियों में भी वो उल्लास थी कि किस तरीके से हम जनता के बीच अपनी बात को रखें ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, उसके बारे में बताएगा। जबकि देखिए पल्लव का प्रकाशन हुआ था 1926 को। काव्य संग्रह सुमित्रानंदन जी की प्रौढ़ काव्य रचना है। पल्लव कैसी रचना है? तो ये प्रौढ़ काव्य रचना है। इसमें कवि की अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य पर ही लिखी गई हैं। पल्लव काव्य संग्रह में निम्न प्रमुख कविताएं संग्रहित हैं, जैसे आंसू, परिवर्तन, बादल, छाया, उच्छ्वास, मधुकरी, मौन निमंत्रण। ये सारी रचनाएं कहाँ हैं? पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। आगे देखेंगे, इसमें पंत जी ने अपनी प्रियतमा के अद्भुत सौंदर्य का चित्र अंकित किया है। कैसा चित्र अंकित किया है? तो प्रियतमा के लिए प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष का भी मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उच्छ्वास। पंत जी की कविता उच्छ्वास प्रकृति का अवसाद एवं करुणा की गहराई को व्यक्त करने वाली कृति है। इस कविता की सरलता में कवि अपने सौंदर्य बोध को उजागर करते हुए यौवन की सीमाओं में आकर संचारियों के माध्यम से व्यक्तता को दर्शाता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है। ये प्रश्न आपके बीच में है, आप इनका उत्तर जल्दी से दीजिएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो पहला है 1943 में, दूसरा 1951 में। ये है ए नंबर। कुछ इजी प्रश्न है जिनको हम देखेंगे। अब तार सप्तक को आप आइए हमारे साथ देख लीजिए, चारों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक संवेदना का तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जिसमें प्रत्येक सप्तक में 7 युवक कवियों की कविताएं संकलित हैं। कैसे कवि हैं? युवक कवि हैं, आप याद रखेंगे। तार सप्तक एवं प्रकाशन वर्ष सप्तक के कवि, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। तार सप्तक 1943 में, जिसे पहला सप्तक नहीं कहा जाता, तार सप्तक कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत फंसाता है। इसमें कौन कौन है? तो अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिवेद हैं, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अगरमन प्रभु इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कि बहुत आसानी से तार सप्तक के कवियों को याद कर सकते हैं। अ से अज्ञेय हुए, और ग से गजानन माधव मुक्तिबोध हुए, र से रामविलास शर्मा हुए, म से जो है कि माथुर हुए, और न से नेमीचंद जैन हुए, प्र से जो है कि प से हो जाएंगे प्रभाकर माचवे, और हो जाएंगे भू से हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक है जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पे और बनता है कि किस सप्तक में महिला कवयित्री नहीं है? तो याद रखेंगे तार सप्तक में महिला नहीं है। दूसरे सप्तक में भी महिला है, जैसे शाकुंत माथुर है, ये महिला कवयित्री है। तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी है, और चौथे सप्तक में सुमन राजे हैं। तो याद रखिएगा, हम पढ़ रहे थे दूसरा सप्तक। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसमें 7 कवि कौन कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब देखेंगे तीसरा सप्तक जिसका प्रकाशन हुआ
ईस्वी में 1959 ईस्वी में ये तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ है। इसमें टोटल 7 कवि हैं। पहले कवि हैं प्रयागनारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये महिला कवित्री हैं। और इसमें ऊपर आपने देखा था तो इसमें भी महिला कवित्री थी शकुंत माथुर। नेक्स्ट देखेंगे चौथा सप्तक, इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 कवि हैं। 7 कवियों में पहले हैं राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, अवधेश कुमार, नंदकिशोर आचार्य, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, सुमन राजे। नोट, प्रथम सप्तक तार सप्तक की परिकल्पना आगे की नहीं थी, बल्कि प्रभाकर माचवे और नेमिचंद जैन की। यह प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आप नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। तो ये जो है कि कविता है किले में औरत, ये है रघुवीर सहाय की। और नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखेंगे। यह कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह में हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। कहाँ पे संकलित है? हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। दूसरे सप्तक को देखेंगे। दूसरा सप्तक आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह, दिल्ली मेरा परदेश निबंध संग्रह है। लिखने का कारण निबंध संग्रह है। आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त विवेकानंद, रोमारोला, 12 हंगरी कहानियां, राख और हीरे, पोलिश उपन्यास, ले यर्जी, आंध्र जेबेक्सी एवं बर्नम वन मैकबेथ शेक्सपियर शीर्षक से हिंदी भाषांतर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो ये माना था देवरानी जेठानी को। ऑप्शन में है परीक्षा गुरु, भाग्यवती और देवरानी जेठानी व शिक्षक। तो किसको माने हैं? देवरानी और जेठानी को। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त शर्मा की देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा उपयोगी और तथ्य को देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी का उपन्यासकार एवं प्रस्तोता डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरीदत्त और देवरानी जेठानी। वर्ष है 1870। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, श्रद्धाराम फेलोरी, भाग्यवती 1877। श्री रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो लाला श्रीनिवास दास उपन्यासकार हैं। उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, कई बार पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न प्रकार से हैं। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, पंडित गौरीदत्त का है। वामा शिक्षक है 1872, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का है। भाग्यवती 1877, सदाराम फैलोरी का है। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का है। रहस्य कथा 1879 में बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का है। 100 अजान 1 सुजान 1892 में भी इन्हीं का। श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन सिंह का। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। सहाय हिंदू है 1889 ईस्वी में राधा कृष्ण दास का। धूर्त रसिक लाल 1889, लज्जाराम मेहता, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती, सुखदेवी 1907 में, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी का है। लवंगलता आदर्श वाला 1890 में इन्हीं का है। चपला एवं नव्या समाज 1930 में किशोरी लाल गोस्वामी का है। लीलावती का आदर्श सती 1901 में, ये भी किशोरी लाल गोस्वामी का है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906 ईस्वी को है और इनके भी रचनाकार यही हैं। तरुण तपस्विनी कुटीर ये भी इन्हीं के हैं। पुनर्जन्म सौतिया डाह 1907 में किशोरी लाल गोस्वामी का है। माधवी माधव मदन मोहन मोहिनी 1909 में किशोरी लाल गोस्वामी का है। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, मतलब कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा है। सौंदर्य परख इनके कुछ और उपन्यास हैं जिसको आप देख लीजिए एक नज़र में फटाक से। सौंदर्य परख है 1912 में ब्रजनंदन सहाय का है। राधा कांत भी 1918 में है, इन्हीं का है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। इसे मुहावरों का पाठक पुस्तक कहा जाता है, याद रखिएगा। अधखिला फूल 1907 में इन्हीं का है। हरिओत जी का वन
वह प्रेम लहरी 1916 में, राधिका रमण प्रसाद सिंह और रामलाल मन्नन द्विवेदी। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है, भी नया प्रश्न होगा आपके लिए, इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये अमीरी गरीबी का संघर्ष है, ए बी आत्महत्या, किसान आत्महत्या, सी स्त्री संघर्ष, डी दलित। तो ये किस पे है, किसान आत्महत्या पे फांस उपन्यास। इस उपन्यास में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल जिले के एक गांव के बनगांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के सभी किसानों की कहानी शामिल है। तो मतलब ये पूरे समुदाय विशेष को लिया है, ये नहीं सिर्फ एक क्षेत्र विशेष को लिया हो, तो याद रखिएगा। इस उपन्यास का सारांश इस प्रकार है कि संजीव जी ने कर्ज में डूबे किसान के अभावग्रस्त जीवन का एक सजीव चित्रण किया है। कर्ज और अभाव के कारण गरीब किसान को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने को बहुत दूर है, साथ दहेज की चिंता किसान की जीते जी मार देती है। दहेज भी एक चिंता का विषय है, आप ध्यान दीजिएगा। वह अपने उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी में कर्ज और अभाव ही देता है। फांस खतरे की घंटी भी है और आत्महत्या के विरुद्ध दृढ़ आत्मबल प्रदान करने वाली चेतना और जमीनी संजीवनी का संकल्प भी है, महत्वपूर्ण है। किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास गोदान इस प्रकार से महाग्रंथ है। इसमें प्रेमचंद जी ने तत्कालीन कृषक के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। अभी आपसे पूछा जाएगा ना फांस उपन्यास किस पे लिखा हुआ है, तो ये किसान के जीवन और आत्महत्या पे लिखा हुआ उपन्यास है। वैसे ही मुंशी प्रेमचंद ने जो है किसान जीवन पे ही एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है गोदान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार ने दी, तो ये है महेप सिंह। बहुत इजी प्रश्न है, आगे बढ़िएगा। 1964 में आधार नामक पत्रिका का सचेतन कहानी से विशेषांक प्रकाशित हुआ था, जिसे इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस आंदोलन ने जीवन के प्रति सचेतन दृष्टि अपनाने पर बल दिया था। सचेतन कहानी का आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन और शिल्पगत प्रयोग है। इस समय की प्रमुख कहानियां निम्न हैं, धुंधले कोहरे महेप सिंह और भी कुछ महेप सिंह, 20 सुबह के बाद मनहर चौहान, लव पर रखी हुई हथेली राम कुमार भ्रमर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है, इसे आप देखेंगे। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। तो अभंग गाथा विभू कुमार, ताले में बंद प्रजातंत्र असहर वजाहत का है, वायसराय नरेंद्र मोहन का, इत्ता की आवाज़ राजेश जैन की है। तो इसको मिलान करना है, तो आप मिलान करके आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत फॉर्म होते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को थोड़ा सा समझदारी के साथ मिलाना होता है। देखिए, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है, ताले में बंद प्रजातंत्र है विभू कुमार का, वायरस है राजेश जैन का, इत्ता की आवाज़ है असगर वजाहत की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो नाटिका, नाट्य रासक, प्रशहन, गीति रूपक। तो ये है नाटिक रासक। और ये भारतेंदु जैसे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो भारतेंदु को बहुत गहनता के साथ आप पढ़िएगा समय निकाल के। देखिए, भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में रचित लघु नाटक है। कैसा नाटक है, छोटा नाटक है। इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना, दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वाले का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों का कुछ काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है। तो ये प्रश्न जो है कि कहने के लिए तो कहा गया है, बट इसका जो एजेक्ट है वो जो है कि सकराज का है। किसका है, तो सकराज का है। सकराज संकराज दिया गया है, यहाँ पे संकराज है, इसलिए यह प्रश्न गलत हुआ। ठीक है, सकराज होना चाहिए था। लेकिन आइए देखते हैं, जो है कि द्वितीय इसको हटा दिया गया है, तो हम यहीं से स्किप करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न, लंका की एक रात के निबंध कौन है, निबंधकार कौन है। विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय के भी बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं जहाँ से बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए इनको भी देखने का कार्य करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कुबेरनाथ राय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हो जाते हैं। प्रिया नीलकंठी 1961, रस आखेटक 1971, गंधमादक 1972, निषाद बांसुरी 1973, विषद योग 1974, पर्ण मुकुट 1978। नेक्स्ट इनके और निबंध हैं जिनको आप देखिएगा।
और नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बराबर बनता है। महाकवि की तर्जनी 1979, पढ़ पड़ी पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1983, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहत साम 1986, कामधेनु 1990, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, चिन्मय भारत 1996, बाड़ी का क्षीरसागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा सन 2000, रामायण महातीर्थ 2002। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा है। मिला तेज से तेज जो है कि यह जो रचना लिखी है ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी के जीवन पे, इनकी पुत्री द्वारा लिखा गया है मिला तेज से तेज। और ये जो है कि मिला तेज से तेज जो है कि सुभद्रा कुमारी की जो पुत्री थी उन्होंने लिखा था। और ये जो है कि इनकी पुत्री से विवाह हुआ था मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का। कमेंट के माध्यम से बताइएगा उनके पुत्र का क्या नाम था जिनसे इनकी शादी हुई थी। ये सुधा चौहान थी इनकी पुत्री, जो है कि इलाहाबाद में इनका जीवन यापन हुआ। और सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी सुधा चौहान, जिनकी शादी मुंशी प्रेमचंद के पुत्र से हुई थी। और सुधा जी ने अपनी माता जी के जीवन को पूरी तरीके से इसमें रखने का कार्य किया है। यह जीवनी विधा है मिला तेज से तेज। देखिए, मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 पर केंद्रित साहित्य है। ये सुधा चौहान लिखित लक्ष्मण सिंह एवं सुभद्रा कुमारी चौहान की संयुक्त जीवनी है। इसे इनके पिता थे। इसे इलाहाबाद के हंस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे और इनकी कौन कौन सी और रचनाएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचनाएं हैं। बाल साहित्य में है झांसी की रानी, सभा का खेल, कदम का पेड़। कविता संग्रह है मुकुल, त्रिधारा। मुकुल तथा अन्य कविताएं बाल कविताओं का छोड़कर से इस कविताओं का संकलन है। इसमें मुकुल में बाल कविताएं नहीं है। कहानी संग्रह देखेंगे तो विक्रम मोती 1932 में, उन्मादनी, सीधे सीधे चित्र 1947, सीधे सीधे चित्र 1983 में, नोट हंस प्रकाशन द्वारा पूर्व प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कहानियों का संग्रह है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट अगली रचना है जो है कि 34 नंबर का प्रश्न है। अपनी जमीनी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो ये है ऑप्शन में है ए कौशल्या वैसंत्री, और बी सुशीला टाकभोरे, और सी रजनी तिलक, और डी रेखा कस्तबार। तो इसकी रचनाकार है रजनी तिलक। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। वर्ष 2017 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्रीवादी चिंतक, दलित नारीवादी कवित्री, संपादिका रजनी तिलक की आत्मकथा अपनी अपनी जमी आसमां प्रकाशित है। यह आत्मकथा एक सक्रिय सामाजिक और स्त्री कार्यकर्ता की आत्मकथा है। कैसी है? तो स्त्री की सक्रिय सामाजिक और स्त्री कार्यकर्ता की आत्मकथा है। कुछ और फैक्ट देखेंगे और देखने का कार्य करिएगा। जो है कि रजनी तिलक की अन्य साहित्यिक रचनाएं हैं तो पदचात कविता है, अध्यतन, बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, देख रहे हैं, हवा से बेचैन युवतियां कविता संग्रह है, दलित स्त्री विवाद एवं पत्रकारिता, डॉक्टर अंबेडकर और स्त्री चिंतन का दस्तावेज संकलित और संपादित, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। नेक्स्ट, ये भी इजी प्रश्न था तो यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं हैं, निबंध है मारसी मोहि कोठाओं, कछुआ धर्म, कहानियां है उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा। ये 3 कहानियां लिख के हिंदी जगत में गुलेरी जी प्रसिद्ध हो गए। सबसे ज़्यादा तो उसने कहा था, इनकी बहुत बार पूछी गई, और उसने कहा था ये कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिएगा। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह है रमणिका गुप्ता की। ये भी आप हुदरी भी लगी हुई है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। आज आप हुदरी रमणिका गुप्ता 1930 से 2019 में इनका अभी जल्दी में देहांत हुआ था कि आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड को आप हुदरी का मतलब है पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जिद्दी लड़की। जिद्दी लड़की के आत्मकथा नाम से लिखा गया है। कुछ अन्य इनकी रचनाएं देखिएगा। कविता संग्रह हैं गीत, प्रकृत युद्ध रथ, खूटे आम आदमी के लिए, अब और तब, विज्ञापन, बनता कवि, पंक्तियां प्रेम की, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, मैं हवा लिखना चाहती हूँ, कोयले की चिंगारी, तुम कौन, तिल तिल नूतन, नूतन माने होता है पायल, तिल तिल नूतन। नेक्स्ट, और इनकी अन्य रचना को देखिएगा जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। आदमी से आदमी तक,
भीड़ 70 में चली गई। उपन्यास देखेंगे मौसी। सार इस उपन्यास की नायिका की विडंबना यही है कि वह मात्र मौसी बनकर रह जाती है। मौसी मतलब कि आपने देखा होगा जो है कि जहाँ पे गणिकाएँ रहती हैं, उनकी जो मेन गणिका होती है उसे कहते हैं मौसी। ठीक है। नेक्स्ट है सीता। सार त्रासदी पूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य दलित और आदिवासी स्त्रियों के जीवन पर केंद्रित है। कहानी संग्रह इनका बहु जुठाई। इसमें कुल 11 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें 9 कहानियाँ आदिवासी दलित स्त्रियों पर केंद्रित है, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए अच्छा कार्य किया था। झारखंड में कुछ कोयले खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक यूनियन इन्होंने बनाया था। आत्मकथा है, देखेंगे हादसा 2005 में और आफूदरी 2016 में। हादसा में क्या है देखिएगा, जीवन की तमाम विसंगतियों को विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रमणिका गुप्ता जी के अनुभव के साथ साथ मजदूर यूनियन नेता से लेकर बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य बनने तक का सफर है। में वे घटनाएं महत्वपूर्ण रहे, उनका सिलसिलेवार जिक्र किया गया है हादसा में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विमर्श। तो स्त्री हस्तक्षेप, आदिवासी अस्मिता का संकट, दलित चेतना, साहित्य और सामाजिक सरोकार। संपादन है युद्धरत आम आदमी। रमणिका गुप्ता द्वारा यह संपादित त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 37 नंबर का। भरत मुनि के रसूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, किस आचार्य ने माना है? ये माने हैं भट्ट लोल्लट। ऑप्शन में है अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक और शंकुप। तो किसने माना है? भट्ट लोल्लट ने। इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा, व्याख्या ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी प्रश्न की। भरत मुनि के रसूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, आचार्य भट्ट लोल्लट ने माना है। आचार्य ने निष्पत्ति से अर्थ लिया है उत्पत्ति, संयोग अर्थ लिया है उत्पाद्य, उत्पादक, भाव संबंध है। भट्ट लोल्लट भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य हैं। लोल्लट के दर्शन को मीमांसा दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन। भट्ट लोल्लट भरत मुनि की व्याख्या को सर्वाधिक निकट की है। भट्ट लोल्लट सिद्धांत को उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयनवाद या प्रतीतिवाद कहा जाता है। अभी तक आप सिर्फ उत्पत्तिवाद पढ़े होंगे, आरोपवाद, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उनके अनुसार हृदय अनुकर्ता नट को देखकर आनंद की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि वह अनुकर्ता का आरोप करके आनंद की प्राप्ति होता है। लोल्लट ने रस की मूल स्थिति को अनुकार्य में और गौड़तः अनुकर्ता में स्वीकार किया है। किसमें किया है? गौड़तः अनुकर्ता में स्वीकार किया है। लोल्लट के अनुसार सामाजिक या सहृदय में कोई अस्थायी भाव होता है, रस नहीं। अस्थायी भाव होता है, रस नहीं होता है। महत्वपूर्ण कुछ और फैक्ट देखिएगा। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न अनुमति होती है और न ही भुक्ति होती है, फिर रस की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? रस की अभिव्यक्ति होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। पहले इस प्रश्न की थोड़ी सी और व्याख्या देखिएगा। इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने निष्पत्ति के अर्थ लिया है अभिव्यक्ति, संयोग से अर्थ लिया है व्यंग्य व्यंजक, भाव संबंध। आचार्य भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन के आधार पर भरत मुनि के रससूत्र को विश्लेषित किया है। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद है। किसका? कैसा है? तो नायक क्या करता है? भोग करता है, ऐसे याद करो, भुक्तिवाद। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पादित का अर्थ होता है अनुमिति माना है, और उन्होंने संयोग का अर्थ है अनुमान माना। क्या माना है? अनुमान। आचार्य जो है कि किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन कहा है? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। तो किसने किया है? वामन ने किया है। आचार्य वामन ने जो है कि व्याख्या किया है, उसके अंतर्गत देखेंगे तो काव्य सदृष्टा, दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। और नेक्स्ट आगे इसकी व्याख्या देखिएगा। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। वामन ने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति प्राप्त करना आदि को काव्य प्रयोजन कहते हैं। कीर्ति प्राप्त करना आदि को काव्य प्रयोजन कहते हैं। जबकि आचार्य दंडी ने वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए काव्य रचना के दो प्रयोजन को स्वीकार किया है, ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया और
एवं इसके साथ ही वे अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति की भी फिर से एक बार देखेंगे। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है एवं इसके साथ ही वे अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ न हो, नाश का अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आचार्य कुंतक ने काव्य रचना के प्रयोजन को स्वीकार इस प्रकार किया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान एवं महामहलाद। नेक्स्ट प्रश्न है रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। तो कैसा है? तो यह है विशुद्ध सौंदर्यवादी। नेक्स्ट देखेंगे, यह नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, नोट डाउन कीजिएगा। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन की दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति का काव्य की आत्मा घोषित किया है। क्या किया है? काव्य को रीति की आत्मा घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, वामन यह मानते हैं कि यह विशेषता गुणों के समावेश के कारण आता है। विशेषो गुणात्मा, ये बार बार यह पंक्ति पूछी जाती है। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, इनके अनुसार काव्य के शोभाकारक धर्म को जो कि शब्दगत भी है और अर्थगत भी है, इसकी संख्या 10 यानी 10 माना है। कितना माना है? 10 माना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। यह पंक्ति किसकी है? तो पूरी पंक्ति देखिएगा। तो 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। टोटल दोस्तों 70 प्रश्न है। देखिए प्रश्न है 40 नंबर का, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन कोई। का पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या विलक्षणा है? तो ये तो सिर्फ विलक्षणा को ऐसे पूरा करने के लिए दिया हुआ है। तो व्यंजना है। क्या है? व्यंजना है। यहाँ पे क्या हो रहा है जो है कि अब इसको पूरा देखेंगे। यह चलती चक्की को देखकर कबीर के दुखी होने की बात कही गई है। इनके द्वारा अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है जिसमें जन्म और मृत्यु। कैसे चक्की है? जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच आदमी पिसता रहता है। व्यंजना का महत्व है। काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द व्यक्ति काव्य में अर्थ के गहराई, सघनता और विस्तार लाता है। काव्य शास्त्रियों ने सर्वप्रथम काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहाँ रस व्यंग या व्यंजित हो। नेक्स्ट देखेंगे, अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र कुछ प्रश्न है। लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो इनकी यही रचना है ना, ऑन द सबलाइम। तो पोएटिक्स है, मोरल फिलॉसफी है, ऑन द सबलाइम है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। तो इसका है सी नंबर, ऑन द सबलाइम। लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। यूनान के काव्यलोचन एवं शिक्षक लोजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व नाम की कृति की रचना की है। कैसी की है? उदात्त काव्य की रचना की है। लोजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोजाइनस का सिद्धांत पूछा जाता है बार बार, तो आप याद रखेंगे जो है कि नेक्स्ट है, लोजाइनस ने उदात्तता को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाले एवं कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात्य पद रचना एवं प्रभाव की गरिता में समाहित है। ऑन द सबलाइम का वास्तविक नाम यूनानी भाषा में पेरीहुप्सुस। क्या है? पेरीहुप्सुस। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। ऑन द सबलाइम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? तो वेनेदितो क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड, स्पिनगार्न, टी.एस. इलियट। किसको माना है? तो वेनेदितो क्रोच को। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देखिएगा। पाश्चात्य विचारक वेनेदितो क्रोच ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न अंग माना है। और वेनेदितो क्रोच मूलतः आत्मवादी दार्शनिक के साथ अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्म की अंतःसत्ता स्थापित करना है। उनके उस अनुसार कला का संबंध सहजानुभूति से है। अतः जब समय सहजानुभूति जागृत हो
अभिव्यंजित होने लगती है तभी कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है, क्योंकि अंतः प्रज्ञा या सहजानुभूत अखंड होती है, एवं जब सहजानुभूत अखंड होगी तो इसकी अभिव्यंजना भी अखंड होगी, तब स्वभावतः कला भी अखंड होगी। क्या होगी? कला भी अखंड होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो कृतिकार है, कृति है, समाज है, युगीन परिस्थितियां है। तो कृति है। क्या किसकी समीक्षा करोगे? किसी भी कृति की ही ना समीक्षा आप करेंगे। 43 नंबर का प्रश्न है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आप इसकी व्याख्या देखिए। नई समीक्षा केंद्र में कृति है। 20वीं शताब्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्ध आलोचना आंदोलन का नाम नई समीक्षा, नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म है। इस आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति से हुआ। पाश्चात्य आलोचक के क्षेत्र में जब आलोचना की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर अधिकाधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा था। इस वर्ग के आलोचकों के अनुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र को अवलोकन में ही निहित है। कहाँ है? अवलोकन में ही निहित है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों का मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो ये बनाता है मिथक के द्वारा, ऐसे संभव नहीं है, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। प्रश्न कर रहा था वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार से निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा, उसके दिमाग में चित्र बनता है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। आधुनिक मानव की वैज्ञानिक दृष्टि, अन्वेषण की प्रवृत्ति मतलब खोजने की प्रवृत्ति, निरंतर जीवन और जगत की गहन जटिलताओं को खोलने की प्रवृत्ति, बाह्य यथार्थ के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति, इन सब ने कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को आधार बनाकर काव्य में बिंबों की खोज की है, शुरू की है। कवि बिंबों का नैसर्गिक रूप में प्रयोग करता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके अचेतन मन की विलक्षणता को सूचित करता है। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो एमिल जोला, किट्स और जीन मोरिस और जेम्स जॉयस। कौन थे? तो ये थे जीन मोरिस। नेक्स्ट देखेंगे आप प्रश्न, और जो है कि छायावाद, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। प्रतीकवाद का प्रारंभ 1886 ईस्वी में फ्रांस के कवि जीनस मोरिस के प्रतीकवाद सिम्बोलिज्म विषय घोषणा पत्र ली सिम्बलिसिमे के प्रकाशित होने के साथ हुआ था। 19वीं शताब्दी के स्थूल काव्य सिद्धांतों का विद्रोह में प्रतीकवाद उत्पन्न हुआ। प्रतीकवादियों का सिद्धांत था कि प्रतीकों के माध्यम से वे अधिक संवेद्य काव्य का निर्माण करना। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। ये भी इजी प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। छायावाद नामक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। इसका प्रथम प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। नामवर सिंह के अनुसार इस पुस्तक में छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करती है। स्वानुभूत कल्पना, छायावाद के भी ये भी कहा जाता है ना कि शुक्ल जी ने कहा है, आप एक ये कभी सारे अपनी अनुभूति के बारे में बताते हैं। तो स्वानुभूत कल्पना, आध्यात्मिक छाया, प्रकृति का मानवीकरण, मूर्तिमत्ता, लाक्षणिकता, विचित्रता आदि छायावाद की विशेषता कही जाती है। आप देखेंगे नामवर सिंह की प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बलकम खुद 1951, हिंदी के विकास में भ्रंश का योग 1952, पृथ्वीराज रासो की भाषा 1952, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968। कविता के नए प्रतिमान है और एक कविता के नई प्रतिमान है। तो ये थोड़ी से कंफ्यूजन के साथ ये रचना आप याद रखेंगे, स्टार लगाइएगा और बार बार रिपीट होती है। दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 89, आलोचना की प्रमुख मुख से 2005, कविता की जमीनी और जमीन की कविता 2010, हिंदी का गद्य पर्व 2010, प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010, जमाने से दो हाथ 2010, साहित्य की पहचान 2012, आलोचना और विचारधारा 2012, आलोचना और संवाद 2018।
क्या है 2018। आलोचना और संवाद 2018, पूर्व रंग 2018, कुछ पत्र संग्रह हैं, काशी के नाम 2006, तुम्हारा नाम और डॉट डॉट, साक्षात्कार है मतलब कि इंटरव्यू जिसे आप कह सकते हैं, कहना न होगा 1994, बात बात में बात 2006, सम्मुख 2012, साथ साथ 2012। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कमल भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे भी जाति विनाश जातियों पे बहुत ज़्यादा काम यही किए थे, तो आप थोड़ा सा IQ लेवल लगा के भी कुछ प्रश्नों को सही कर सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा, जाति विनाश 1936 ईस्वी में अम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक अविभाजित भाषण है, जिन्होंने इसे लाहौर में हिंदू जाति सुधारकों के एक समूह 1936 की बैठक के लिए इसे एक निबंध के रूप में लिखा और लाहौर में आयोजकों ने छपाई और इसे सम्मेलन में वितरण किया। इसका मूल रूप अंग्रेजी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बार बार पूछी जाने वाली पुस्तक है, किसकी है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कुल 70 प्रश्न है दोस्तों, फटाफट कवर कर लेते हैं सारे प्रश्न को इसी वीडियो में। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ने का कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। भाषण की विवादास्पदा की समीक्षा के बाद सम्मेलन और आयोजकों ने अंबेडकर के निमंत्रण को रद्द किया। अतः पाश्चात्य डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वयं प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अंबेडकर भारतीय अकादमिक से राजनेता बन गए। धर्म कथा पुरावृत्त पुराकथा के नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं। देखिएगा, आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मौखिक, देवकथा, मिथास और मिथक। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? मिथक का। धर्म कथा पुरावृत्त पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया गया है। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ का समानार्थी समझा जाता है, जिसका भी उत्पत्ति वास्तव में यूनानी भाषा माइथास शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है आप्त वचन या अतर्क्य कथन। नेक्स्ट देखेंगे, अतिरिक्त कथन। मिथक ऐसे कथनों को कहा जा सकता है जिस पर न तो अविश्वास होता है और न तो विश्वास। इनकी ना तो व्याख्याएं की जा सकती हैं और ना तो तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में मिथक के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे धर्मकथा, पुरावृत्त, पुराकथा, पुराख्यान, पुराण कथा, अकल्प कथा, सृष्टि कथा, धर्मगाथा आदि। किंतु ये सभी शब्द मिथक शब्द की पूर्ण व्याख्या नहीं करते हैं। याद रखिएगा, पूर्ण व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर का प्रश्न है, सर्वोदय और स्त्रीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार पर माने जाते हैं? तो मार्क्सवाद, एकात्म मानवतावाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो किस में माना जाता है? तो गांधीवाद पे माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी व्याख्या देखिएगा। सर्वोदय और स्त्रीशिप के सिद्धांत गांधीवाद दर्शन के आधार पर माने जाते हैं। सर्वोदय शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल या सार्वभौमिक उत्थान, सबका उदय सबका विकास से है। सर्वोदय शब्द का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी लेखक जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक है अनटू दिस लास्ट का गुजराती वर्ष में 1908 ईस्वी में अनुवाद के रूप में किया गया। स्त्रीशिप का सिद्धांत या न्यासिता का सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 ईस्वी में किया था। स्त्रीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्त्रीशिप अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। स्त्रीशिप सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर ऑफ भगवद गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। तो भगवद गीता पे ज़्यादा गांधी जी विश्वास करते थे। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जिसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है जो है कि मुर्दहिया, संताप और उठाईगिरी, जूठन। तो ये जूठन इनकी आत्मकथा है। और आप देखेंगे ना जो है कि दलित आत्मकथा में यहाँ बहुत बार पूछे जाने वाली आत्मकथा है, और मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। 50 प्रश्न को हम लिए हैं
और हम 25 प्रश्न को, इसी पार्ट के बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट अलग वीडियो में लेके आएंगे, ताकि आप बोर ना हो, प्रश्न का नेचर भी आप समझ पाएँ दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।